what is the concept of company? Can anyone in class tell me what is a company? Company क्या है? एक form of doing business और एक फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस, बिकॉज देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस। मैं अगर खुद का नाम पे ट्रेड लाइसेंस बनवा के, खुद का नाम पे इनकम टैक्स का पैन बना के खुद बिजनेस करूं, तो नाम दे दूं एसडी ट्रेडर्स या एसडी एंड कंपनी, तो मैं क्या कर रहा हूं? कंपनी या प्रोप्राइटरशिप? प्रोप्राइटरशिप। I will say in the next 10 minutes exactly what you need to do in your lives as CA students, 70 days from CA Foundation, September 2025। और ये करने से आप लोगों का जो तैयारी है सितंबर के लिए और लाइफ में अभी जो चल रहा होगा, वो दोनों आप हासिल कर लो। पहला चीज, मेक अ रूटीन। रूटीन बनाओ। रूटीन बनाओ का मतलब होता है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो हर रोज उसको रिवाइज करो। मतलब क्लासेस चल रहा होगा, ट्यूशंस, तो क्लासेस को रिवाइज हर रोज करो। क्यों सर? क्योंकि क्लास में जो चल रहा है वो लग रहा है तुमको आ रहा है, क्लास में आ रहा है, बट खुद से जब पढ़ोगे तब देखोगे कि नहीं, क्लास में जो समझाया गया था वो मेरे को इंडिपेंडेंटली समझ में नहीं आ रहा है। थ्रू दैट स्ट्रगल, वो स्ट्रगल अगर रिसेंटली क्लास का टॉपिक घर में हो जाए तो वापस क्लास में आके देखोगे सॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि हर टीचर रिवाइज करा रहा है, क्लास वर्क करा रहा है, कुछ ना कुछ करा रहा है विच पर्टेन्स टू द लास्ट डेज टॉपिक, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग क्लासेस for CA Foundation to study at home in a way where they keep revision as a practice. Every day revise what is being done in the class, be it accounts, be it maths, be it law, be it eco. ठीक है? और एक्स्ट्रा कैसे कर सकते हो? What extra should a student do? एक्स्ट्रा कर सकते हो पास्ट पेपर में ये टॉपिक से क्या क्या सवाल आया। टेक द हेल्प ऑफ AI, मेक योर ओन AI, बिकॉज AI ऐसा चीज है, GPT, वो पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। आपका AI से आप जितना इंटरैक्ट करोगे, दैट इंटरैक्टिव फुटप्रिंट विल हेल्प बिल्ड द AI इन योर वे, योर पैटर्न। आपको वो समझने लगेगा और वही आपको रूटीन सजेस्ट करेगा। अभी टीचर लोग भी AI ही है। आई मीन वी हैव आवर ओरिजिनल इंटेलिजेंस, ऑल ऑफ यू ऑल्सो हैव दैट। सो वो OI से मैं यही बताऊंगा कि आपको पूरा खुद का एक प्लान बनाना है। सबका प्लान एक नहीं हो सकता है। मैं वीडियो में बोल रहा हूँ सबके लिए ये प्लान है। ये प्लान है आपका इंडिविजुअल प्लान, और हर एक जन का इंडिविजुअल प्लान आप तभी बना पाओगे जब अपने आप को जानोगे। सब लोग सुबह 6 बजे नहीं उठेगा, रियलिटी सबका अलग है, हैबिट सबका अलग है, बट गोल सबका एक है। तो वो एक गोल में अलग अलग हैबिट्स लेके कैसे पहुंचोगे जब 1 to many कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं वीडियो में सबको एड्रेस कर रहा हूँ या क्लास में सबको एड्रेस कर रहा हूँ। कस्टमाइजेशन कैसे होगा? कस्टमाइजेशन होगा थ्रू अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। बट एक दिन में क्या क्या होना चाहिए वो मैं सबको बता दे रहा हूँ। एक होना चाहिए लास्ट क्लास में जो किए थे वो सबका रिविजन। सो टुडेज डे, आज का रूटीन अगर मैं बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? आज का रूटीन में मैं लिखूंगा कल जो पढ़ाई किया था उसका रिवीजन, और आज जो क्लासेस है वो लिख लूंगा, कितना बजे क्या क्लास है। हो सकता है कि तुम्हारा 2 CA फाउंडेशन का ट्यूशन क्लास है और एक कॉलेज का क्लास है और एक कॉलेज का ट्यूशन क्लास है, बहुत लोग कॉलेज का भी ट्यूशन ले रहे हैं, और एक मीटिंग भी है वर्क रिलेटेड या पर्सनल। हाउ विल यू फिट इन ऑल ऑफ दीज विद पर्सनल स्टडी टाइम? वेरी सिंपल, प्रायोरिटाइज का मतलब है मैं 5 चीज अगर एक दिन में मेरा रूटीन है या शेड्यूल्ड है, मैं हर 5 चीज नहीं कर पाऊंगा। सपोज आई कैन ओनली डू 3 or 4 out of 5, then I will prioritize which 4 to do and which 1 to leave out. Got it? So this should be the routine making skill. ये अगर आज से आप करने लग जाओ तो आप देखोगे within 70 days you will see results, and after 100 days जब results actually निकलेगा, you will be actually thanking yourself, because you are your own guide. I tell you, it's always DIY in life. What is the full form? Do it yourself. Teacher cannot do it for you. You only have to do it for yourself. उठ जाओ, लग जाओ, जग जाओ पहले, और उसके बाद मतलब रोको मत, पहुंच के रहो डेस्टिनेशन में, ठीक है? और डेस्टिनेशन एक ही है, CA इंटर। अभी स्टार्ट विजुअलाइजिंग CA इंटर। When can you visualize CA Inter? When you are through with CA Foundation. तो अभी next 70 days CA Foundation को रख लो and have in mind I have to reach the next level.
नेक्स्ट लेवल में तभी रीच कर पाओगे जब ये अनलॉक करोगे। ये अनलॉक कैसे करोगे ये लेवल? बाय वर्किंग हार्ड 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 हार्डर, कीप ऑन किकिंग एट द डोर of CA foundation till it opens up. Are you getting me? Then you'll reach on the other side and see CA entered door. समझ में आया? तो ये हर रोज अपने आप के साथ लड़ाई करना है। मेरा 5 चीज बना या 6 चीज बना या 7 चीज बना, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, एंड आई विल डू एवरीथिंग। इफ आई गिव अप टुडे, द वेदर इज बैड, मूड इज बैड, इट हैपेंस टू एवरी वन ऑफ अस। मेरे को भी होता है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, ह्यूमंस वी आर, राइट? मन ठीक नहीं लग रहा है, वेदर ऐसा है, माहौल नहीं है आज पढ़ाई का, ठीक है, ये हर रोज लगेगा। बट मेरा प्रायोरिटी क्या है? सीए फाउंडेशन। मेरे को क्या बनना है? सीए। तो वो जो वॉइस है, इनर वॉइस, वो वॉइस को जगाओ और एकदम चाबी वाला जो पुतला होता है ना, वैसा बन जाओ। सर आप पुतला बनाने आए हो? नहीं, मैं गोल अटेंड करवाने आया हूँ। कभी कभार हम लोगों को वैसा ही एक्ट करना पड़ता है जीवन में कुछ पाने के लिए, डिसिप्लिन, ठीक है? और सबके लिए अलग अलग टाइमिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास टाइमिंग सब लोगों का शायद एक है, बट दिन में सबके लिए 24 घंटा है, और वो 24 घंटे को कैसे कब यूटिलाइज करोगे वो आपके ऊपर है। और 8 से 10 घंटा प्रोडक्टिव होना चाहिए दिन में। उस 8 से 10 घंटे के अंदर ट्यूशंस भी हो सकते हैं। अब तुम बोलोगे ट्यूशंस में ही तो 6 घंटा निकल जाता है, प्रैक्टिकल बात है, मैं सारा बात एक बार मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। तो ट्यूशन में 6 घंटा निकलने दो, घर में 4 घंटा सॉलिड तुम अगर पढ़ाई कर लो, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ किसी का रुकेगा नहीं। वो 4 hours should be solid. 1 hour you are dedicating to accounts topic, 1 hour you are dedicating to maths, 1 hour you are dedicating to revision of last day's classes, and 1 hour you are dedicating to paper solving. Paper solving मतलब मैं जो बोला, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, खुद से रिसर्च करो, DIY, don't leave it on teachers or books or only classes. डू योर ओन रिसर्च के पास्ट पेपर में ये टॉपिक जो लास्ट क्लास में मैं किया या लास्ट वीक में किया, ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच रख के उसका सारा क्वेश्चन बैंक से क्या क्या सवाल आया है पास्ट पेपर में, ऑल द रिसोर्सेस आर देयर विथ यू। यस, एआई से क्या करोगे? एआई में क्वेश्चन पेपर्स डालोगे, अपलोड करोगे और बोलोगे रिसर्च एंड गिव मी क्वेश्चंस ऑन दीज टॉपिक्स, एआई विल गिव यू। आर यू गेटिंग मी? मैं रिसर्च का स्टाइल भी बता दे रहा हूँ। पुट अप द पास्ट 5 पेपर्स एआई में जाके आर्काइव करके रख लो, एंड उसके साथ साथ पास्ट 3 आरटीपीज भी रख लो। आरटीपीज फॉर सितंबर 2025 इज आउट लास्ट वीक। एक हफ्ता हो गया, आरटीपी फॉर सितंबर 25 इज आउट। और तुम लोगों को ये एक्सपोजर मैं पहले ही दे चुका हूँ रिविजन क्लास पर मई में, इसीलिए दिया था, जाके तुम लोग एक कदम आगे रहो। सीए लॉ इजी में मैं बहुत सारा लेक्चर्स, मोटिवेशंस पुश करते रहूंगा, बट वो सब एडेड है। मेन तो है खुद का यूनिवर्स, उसको पहले ऑर्गेनाइज करो। पुश अदर स्टूडेंट्स, व्हाई? फॉर द क्लास, यस, not only for the class, for yourself. Today if you push someone, he or she will push you tomorrow. This is how professionally classmates should act. Okay, so these are the things, these are the ways by way of which you can succeed next 70 days. अगर ऐसा रहोगे टाइट तो डेफिनेटली 50 डेज में सिलेबस ओवर हो जाएगा। देखोगे 90% हो जाएगा सबका अपना अपना। क्लास में कवरेज इज नॉट योर कवरेज, घर में कवरेज इज योर कवरेज। तो नेक्स्ट 50 दिन में घर में कवरेज कर लो, वो 50 का +10 करके 60 दिन में भी कर लो, तो तुम्हारा एंड ऑफ अगस्त तक कवरेज हो जाएगा। 90% सिलेबस अगर घर में कवर हो गया तो यू आर सॉर्टेड। 10% तुम कर लोगे, ऐसे सोचो, मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। और उसके बाद खाली पेपर्स, मॉक पेपर्स एंड आरटीपीज, सॉल्विंग सॉल्विंग सॉल्विंग, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। एग्जाम में बैठ के खाली सॉल्व ही करना है तब, और क्या चाहिए। ये स्ट्रैटेजी अपना लीजिए और देखिए कैसे हो रहे, ठीक है। विदाउट फर्दर एड्यू वी विल स्टार्ट टुडेज सेशन। मैं बता दूं, आज का क्लास इज ऑल अबाउट कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक। क्या है कंपनीज एक्ट में, क्या पढ़ा है सर? कंपनीज एक्ट का मेन इंपॉर्टेंस रहता है कि ये एक चैप्टर से 30 मार्क्स आ रहे हैं लगभग, सबको बताया मैं। और 30 मार्क्स अगर एक चैप्टर से आ रहा है तो समझ लो वो चैप्टर अगर उतना बड़ा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जितना, तो ये चैप्टर तो पहले करना चाहिए, और पहले ही कर रहे हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही। I am being flexible, so you have to be flexible and adopt a study pattern where you are doing the most effective and most probable topics पहले, तब तो जाके coverage will make sense। और Companies Act में हम लोग किए क्या, कंपनी है क्या, what is the concept of company? Can anyone in class tell me what is a company? कंपनी क्या है? एक form of doing business,
और एक फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस, बिकॉज देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस। मैं अगर खुद का नाम पे ट्रेड लाइसेंस बनवा के, खुद का नाम पे इनकम टैक्स का पैन बना के खुद बिजनेस करूं, तो नाम दे दूं एसडी ट्रेडर्स या एसडी एंड कंपनी, तो मैं क्या कर रहा हूं, कंपनी या प्रोप्राइटरशिप? प्रोप्राइटरशिप। भले ही मेरा नाम पे है एसडी एंड कंपनी, क्या फर्क पड़ता है ना, व्हाट्स इन अ नेम। बट अगर मैं एक कंपनी फॉर्म करूं और वो कंपनी के जरिए ट्रेड करूं, कंपनी का अलग ट्रेड लाइसेंस बनेगा मेरे से, क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है, लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल है। थोड़ी ना कंपनी नहाएगा बारिश में, मजा करेगा, ठीक है, आर्टिफिशियल है, बट नेचुरल पर्सन नहीं है, बट कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस है इन द आईज ऑफ, दैट इज नोन एज अ कंपनी। A company has a separate legal entity, and the best part is कंपनी मरेगा नहीं, नेचुरल पर्सन मर जाएगा, कंपनी तब तक नहीं मरेगा जब तक उसको वाइंड अप करके डिसॉल्व नहीं करोगे, लीगली लिक्विडेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। और इस फीचर को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। ये फीचर्स ऑफ कंपनी हम लोग किए थे, और मैं इतिहास बताया था कि कंपनी में फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड वाज ईस्ट इंडिया कंपनी, वन ऑफ द फर्स्ट। तो कंपनी लॉ या कंपनी का कानून आज नहीं बना, सदियों पहले बन गया, और इंडिया में एक हिस्ट्री भी है, फुटप्रिंट भी है पहला कंपनी का। भले ही वो लोग बनाया नॉन इंडियंस, यानी कि ब्रिटिशर्स, डच, ठीक है, इन्वेडर्स इन अ वे, ठीक है। एंड द पॉइंट इज दैट कंपनी जब था, वो कंपनी जब था, तब उस कंपनी के लिए भी गवर्निंग लॉ था, यानी कंपनीज एक्ट भी आज का नहीं है। भले ही हम लोग पढ़ रहे हैं आज का वर्जन, यानी कि अभी जो चल रहा है 2013 वाला कंपनीज एक्ट, उसके इमीडिएटली प्रेसीडिंग कंपनीज एक्ट था 1956, 56 वाला, और वो उसको पूरा चेंज कर लिया कंपनीज एक्ट 2013। इट्स ड्रास्टिकली डिफरेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर या कंपनी का जो एवोल्यूशन हुआ है, बट कंपनी का बेस में अगर जाओ तो कंपनी का लॉ का बेस भी एक ही है। ओके, दिस इज द फर्स्ट फंडा। सर, कंपनीज एक्ट का क्लास 1 में आप क्या क्या करवाए उसका रिवीजन बताइए। व्हाट इज अ कंपनी एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी। ये फीचर्स मैं दो डिस्कस किया, परपेचुअल सक्सेशन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। एंड और एक फीचर मैं डिस्कस किया था क्लास में, मैं बोला था मैं अगर खुद से बिजनेस करूं या पार्टनर लेके बिजनेस करूं, तो पार्टनरशिप फर्म का भी अलग लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप फर्म आर द सेम इन द आईज ऑफ लॉ, ओके, but a company and its members are different. Okay, got it? All right, sir. सर अभी बताइए कि एक कंपनी क्या दूसरा कंपनी में शेयर होल्डर बन सकता है? बिल्कुल, मतलब कंपनी का मेंबर्स कुड बी शेयर कंपनीज ऑल्सो। पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स कुड बी नॉन इंडिविजुअल्स, ओके, इट कुड बी अ पार्टनरशिप बिटवीन टू कंपनीज, ओके। प्रोप्राइटरशिप में इट हैज टू बी अ प्रोप्राइटर, गॉट इट, नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल, एंड दिस इज द फंडा। नाउ अगर मैं बताऊं कि कंपनी का और एक खास फीचर क्या है, और एक खास फीचर यही है कि प्रोप्राइटर अगर लायबिलिटी इंकर करे या लायबिलिटी रेस करे, तो प्रोप्राइटर बिजनेस का नाम पे मैं लोन लिया, तो बिजनेस का नाम पे लोन मैं चुका नहीं पा रहा हूं, मैं बैंक को नहीं बता पाऊंगा कि मेरा पर्सनल एसेट्स है बट बिजनेस का एसेट्स नहीं है, तो मैं तुम्हारा लोन चुका नहीं पाऊंगा। बैंक आके मेरा पर्सनल एसेट्स पे भी क्लेम कर लेगा, हाँ ना, बोलेगा भाई मैं पैसा तुमको दिया, तुम और तुम्हारा बिजनेस अलग नहीं हो मेरे लिए। तो मेरा लाइबिलिटी क्या बन गया, लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। At the same time, if I am a member in a company or a shareholder in a company, my liability will be limited. बैंक आके मैं शेयर खरीदा, अभी शेयर बाजार में ऑनलाइन बुक कर लिया रिलायंस का शेयर, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, रिलायंस अगर इंसॉल्वेंट बन गया, होगा भी नहीं सर, कैसे होगा, शादी देखे, ठीक है। सो रिलायंस अगर गॉड फॉरबिड अगर हो गया इंसॉल्वेंट, तब तो क्या होगा, तब क्या रिलायंस का शेयर होल्डर मैं हूं, मेरा घर में आ जाएगा वो लोग बैंक का लोन ले दे, राइट, या तुम्हारा घर में चला जाएगा, तुम्हारा रिलायंस का शेयर है तो नहीं, तुम क्या बोलोगे, अरे शादी कौन किया था देख, ठीक है, नहीं। In fact, no one has a personal liability because it's an entity. The liabilities belong to Reliance India. And similarly, all other companies, उन लोगों का liability अलग है from members. And members का liability limited to the extent of unpaid share capital, unpaid amount of share capital, unsubscribed. Clear है? So this is the funda of the third feature of company, which is limited liability. Okay? After features of company हम लोग दो और टॉपिक किए थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक
जो वीडियो में दिया नहीं दिया मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो वीडियो अलग से वापस दे दूंगा, मेरा शॉर्ट्स में है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। और ये सब इन द मनी टॉपिक्स है। इन द मनी टॉपिक्स का मतलब मार्केट में हम लोग 2-3 भाषा यूज करते हैं सर, मार्केट स्टॉक मार्केट। हाँ, एक भाषा है इन द मनी शेयर, आउट ऑफ मनी शेयर। इन द मनी शेयर मीन्स जो शेयर पैसा बनाएगा, आउट ऑफ मनी मतलब इसमें और दम नहीं है, पैसा नहीं बनाएगा। तो इन द मनी टॉपिक मतलब जो टॉपिक से मार्क्स आएगा, पैसा मतलब हम लोग के लिए मार्क्स, ठीक है। आउट ऑफ मनी टॉपिक मीन्स जिसमें और पैसा मत लगाओ, समझ गए। तो इन द मनी टॉपिक है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, मतलब इसमें पूरा माथा लगाइए क्योंकि एग्जाम में ये हॉट है, इट्स अ हॉट टॉपिक। एंड दिस टॉपिक टॉक्स अबाउट कि कॉर्पोरेट व्हील क्या है, कॉर्पोरेट पर्दा क्या है। ये तो जाहिर है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट से ये अराइज कर रहा है कॉन्सेप्ट कि कंपनी एंड कंपनी का डायरेक्टर्स भी अलग ही है, राइट। मैं अगर कल एक कंपनी फ्लोट करके कंपनी से इलीगल काम करता हूँ ये सोच के कि पकड़ा जाएगा तो कंपनी मेरा क्या जाएगा, तो फिर तो फायदा उठाने लग जाएगा लोग। इसीलिए कभी कभार कोर्ट क्या करेगा, पर्दा रख देगा या पर्दा को उठा के दिखेगा पर्दे के पीछे कौन है, पर्दा उठा के देखेगा। और यही चीज को बोला जा रहा है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। व्हेन विल द कॉर्पोरेट व्हील बी लिफ्टेड टू सी हु आर ऑपरेटिंग बिहाइंड द कंपनी इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्ट। एंड ये 5 केसेस में होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। 5 केसेस कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड, वो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। एंड उसके बाद हम लोग चालू किए थे टाइप्स ऑफ कंपनीज, कितना तरह का कंपनी हो सकता है दुनिया भर में। और उसमें मैं एक चीज पढ़ाया था, मैं क्या पढ़ाया था किसी को याद है? ब्लैंक। सर मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बोलो। वेरी नाइस। कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो सकता है थियोरिटिकली, मैं बोला था कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला भी हो सकता है थियोरिटिकली। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली कौन कंपनी खोलेगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी लेके, तो प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप ही काफी है ना। But theoretically there could be a unlimited liability company also. And limited liability companies, मैं बोला था limited by guarantee हो सकता है, limited by shares हो सकता है। गारंटी कंपनी एक अनोखा चीज है, पहला बार सुने। गारंटी कंपनी में शेयर इश्यू नहीं होता है, गारंटी दिया जाता है। मैं गारंटी दे रहा हूं 1 लाख कंपनी, सॉरी ये कंपनी में 1 लाख रुपया मैं गारंटी दे रहा हूं, इसका मतलब आई एम अ गारंटर। मेंबर्स को क्या बुलाओगे, शेयर होल्डर्स या गारंटर? गारंटर्स। सच कंपनी मेंबर्स तो कॉमन टर्म है, मेंबर्स विल बी कॉल्ड गारंटर्स। एंड गारंटी कंपनी में गारंटर का लायबिलिटी है टू द अमाउंट ही हैज गारंटीड, है ना। मैं बोला 1 लाख रुपया तक मैं गारंटी दे रहा हूं, ये बोला 2 लाख रुपया तक ये गारंटी दे रहे, ठीक है। टोटल गारंटी आ गया 3 लाख। कंपनी व्यापार किया, ठीक है। व्यापार करने के बाद कंपनी का एग्जैक्टली 3 लाख लॉस आया। ये लॉस का भरपाई कहां से आएगा? मेरा गारंटी से और इनका गारंटी से। उसके पहले हम लोग वी आर नॉट लायबल, आर यू गेटिंग मी। एंड अगर 4 लाख लॉस किया तो कंपनी का 3 लाख का ही लॉस हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे, एक्स्ट्रा 1 लाख नहीं करेंगे क्योंकि लिमिटेड। गॉट इट? समझ में आ रहा है ना दोस्त। तो दिस इज गारंटी कंपनी। एंड मैं बोला था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कि मेन कॉन्टेंशन है और 90% मार्केट में ऐसा ही कंपनी दिखता है। ये 3 तरह का होता है, 3 तरह का। 2013 के पहले 1% कंपनी बोल के कोई कंपनी नहीं होता था। मिनिमम नंबर ऑफ पीपल टू फॉर्म अ कंपनी वे 2। 2013 में ग्लोबली एक नया फैड आया, दैट फैड टॉक्स अबाउट 1% कंपनी, यानी कि एक आदमी कंपनी बना सकता है। बिल्कुल, और बहुत बढ़िया। और ये एक आदमी का कंपनी कैसे ऑपरेट करेगा? मैं बोला परपेचुअल सक्सेशन विल बी एट थ्रेट। वो एक आदमी मर गया तो कंपनी बंद, तो परपेचुअल सक्सेशन कैसे होगा? तो इसीलिए 1% कंपनी में एक यूनिक फीचर लाया गया, बोला कि नॉमिनी जो डायरेक्टर या कंपनी का मेंबर है, मेन लौता मेंबर, उसका एक नॉमिनी होना चाहिए। और दोनों का स्टेटस क्या होना चाहिए? दोनों मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंट इन द पास्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, है ना। मेरे पास एक एनआरआई आया और एनआरआई अभी इंडिया में लैंड किया। मेरा बात सुन लो, मेरे पास एक एनआरआई आया, एनआरआई अभी इंडिया में लैंड किया। बात मत करो, एनआरआई आके अभी इंडिया में लैंड किया और बोला मैं इंडिया में रह जाऊंगा अगला 10 साल, हिलूंगा नहीं। तो मैं बोला मुझे क्या करना है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस लेके? वो बोला नहीं, मेरे को ओपीसी खोलना है, मेरे को ओपीसी खोलना है। एग्जाम का सवाल है, पूछ रहा हूं, खाली फोकस करके सुनते रहो। मैं बोलूंगा कि आप ओपीसी नहीं खोल पाए, वो पूछेगा क्यों? मैं बोलूंगा आप इंडियन सिटीजन हो, वो बोलेगा हाँ देखो भाई इंडियन सिटीजन ही हूँ, 10 साल पहले नौकरी करने गया था, मेरा पासपोर्ट इंडियन है और मेरा वोटर्स कार्ड भी है।
सिटीजन, आधार कार्ड भी है, यही तो है सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए। तुम्हारे पास क्या है? यही डॉक्यूमेंट्स है। सोचो, सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए। अब मैं बोलूंगा सिटीजन तो हो, बट ओपीसी खोलने के लिए 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, एक सिटीजन और एक रेसिडेंट इन द इमीडिएटली प्रेसीडिंग ईयर। बट आप इमीडिएट प्रेसीडिंग ईयर में 24-25 में आप इंडिया में थे नहीं, क्योंकि आप आ जाए 10 साल बाद, है ना? तो आप इस साल रह जाओ, फिर अगला साल आपका ओपीसी खुल जाएगा। फिर वो पूछेगा अरे भाई तो इस साल भी तो मैं पूरा कहा था, मैं बोलूंगा इस साल पूरा नहीं रहना पड़ेगा। 182 डेज के ऊपर 120 डेज के ऊपर रहने से आपका फुलफिल हो जाएगा। और इस साल में तो काफी दिन बाकी है, 250 डेज बाकी है। तो वो बोलेगा अच्छा ऐसा है, यानी कि ओपीसी खोलने के लिए 2 क्राइटेरिया क्या है? बोथ द मेंबर एंड द नॉमिनी हैज टू बी सिटीजन एंड रेसिडेंट का डेफिनेशन क्या है? 120 डेज और मोर स्टे इन द इमीडिएटली प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है? और ओपीसी में 1-2 चीज और बोले थे। ओपीसी कैसा बिजनेस नहीं कर पाएगा? एनबीएफसी वाला बिजनेस, या फिर और एक क्या, सेक्शन 8 यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा ओपीसी। क्लियर है? ओपीसी में एक नॉमिनी क्लॉज होता है। ओके सर, ओबीसी छोड़ के प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड लेके क्या ज्ञान दिए थे बताइए? पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड पढ़ा के स्मॉल कंपनी बोल के मैं क्लास खत्म किया था, पूरा रिवाइज कराया क्योंकि बहुत लोग मिस किए थे। ओके सर बताइए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम से ही पता चलता है, जितना भी कंपनी इंडिया में देखोगे 90% ऑफ द कंपनीज आर प्राइवेट लिमिटेड, और ये सब का नाम खत्म होता है विद द वर्ड्स पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड। और अगर सेल्फ लिमिटेड लिखा है तो वैसा कंपनी क्या है? पब्लिक लिमिटेड। क्लियर है? ये सब नेमिंग कन्वेंशन है, और ये सब जितना सुनोगे उतना पहचान पाओगे एंटिटीज को नाम देख, राइट? गोविंदन कंपनी, ये क्या है? प्रोप्राइटरशिप। गोविंदन एसोसिएट्स कुड बी पार्टनरशिप एसोसिएट्स है। गोविंदन कंपनी कुड बी पार्टनरशिप आल्सो, डिपेंड्स ऑन हु आर देयर, but it is not a company just because company लिखा है। Limited liability companies must end with the word limited, and if it's a private limited it must end with the words private limited. OPC is also a private limited, but bracket में OPC लिखा रहेगा, OPC अगर है तो। क्लियर है? क्लियर है? सबको सब क्लियर हो रहा है? प्रैक्टिकल दुनिया का बात बोल रहा हूँ। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकता है। पब्लिक में मिनिमम 3 होना चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड। और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज शेयर इशू कर सकता है पब्लिक को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कैन नॉट इशू शेयर्स टू पब्लिक। रेस्ट्रिक्शन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, रेस्ट्रिक्शन, द वर्ड इज रेस्ट्रिक्शन। सर रेस्ट्रिक्शन नहीं, प्रोहिबिशन है, सुधार लीजिए अपने आप को, मैं खुद को ही बोल रहा हूँ। प्रोहिबिशन मतलब मना किया हुआ है, रेस्ट्रिक्शन मतलब लिमिटेशंस है, करेक्ट। घर से निकलने का रेस्ट्रिक्शन है, मतलब निकल पाता हूँ कभी कभार, बट यूजुअली रात को 10-11 बजे के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। प्रोहिबिशन, रात को निकलना मनाही है, एग्जाम के पहले फोन देखना मनाही है, प्रोहिबिशन। यू आर प्रोहिबिटेड टू यूज मोबाइल फोन्स इन क्लास एंड एग्जाम। समझ में आया? प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन में फर्क है। लीगल टर्म्स को ऐसे समझो जाके हर एक टर्म मेक सेंस, टेक्निकल टर्म्स। अच्छा सर रेस्ट्रिक्शन क्या चीज पे है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रोहिबिशन है इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। रेस्ट्रिक्शन क्या चीज में है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स भी फ्रीली नहीं कर पाएगा, जिसका शेयर्स है वो भी किसको ट्रांसफर करने से पहले सोचेगा। इशू तो कर ही नहीं पाएगा, बट रेस्ट्रिक्शंस है ट्रांसफर पे। कैसा रेस्ट्रिक्शंस है? ट्रांसफर में ऐसा रेस्ट्रिक्शंस है कि आप ट्रांसफर करोगे, मतलब आपका शेयर बेच के निकलना चाहते हो कंपनी से, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फर्स्ट राइट देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल रियल बता रहा हूँ। और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अगर चाहता है कोई नया पर्सन को शेयर होल्डर बनाए तो उसको ट्रांसफर करके निकाल सकते। क्लियर है? ये है फंडा। अच्छा सर डायरेक्टर्स का बारे में बताइए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना होना पड़ेगा? 2, मैक्सिमम 15। क्लियर है? और अगर इसका बात करें ये ओबीसी का 1 मेंबर भी 1, डायरेक्टर भी 1। वर्चुअली 15 मैक्सिमम डायरेक्टर ओबीसी में भी हो सकते हैं, बट एक ओबीसी 15 डायरेक्टर रखेगा क्यों? प्रैक्टिकली सोचो तो छोटा है। और भी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन कोई भी कंपनी देखो 15 डायरेक्टर्स ही मिलेगा, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज का। ओके सर और बताइए थोड़ा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना होगा? 3। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होगा? 7। क्लियर है? ये सारा बात मैं किया था, अभी रिवाइज कराते वक्त मैं शायद गलती से 3 बोल दिया था। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज 3 इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्लियर है? यही मैं फर्स्ट क्लास का रिवीजन कराया। डन।
अभी क्लास 2 चालू करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी के साथ, बिकॉज अभी भी बहुत टाइप्स ऑफ कंपनीज बाकी है। ओके, मेन जो चीज मैं बोलूंगा, फिर बुक में जाऊंगा, जो बाकी रहेगा वो भी दिखा दूंगा। पहला है बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। सर वो ये कौन सा वाला रिलेशनशिप? कंपनीज का आपस का रिलेशनशिप, ठीक है। बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स, कंपनी कुड बी पेरेंट और चाइल्ड। पेरेंट कंपनी को अपने बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। क्या बोलते हैं? चाइल्ड को क्या बोलते हैं? होल्डिंग सब्सिडियरी रिश्ता या पेरेंट चाइल्ड रिश्ता कंपनीज में कब होता है, ये थोड़ा बताइए। बिल्कुल बताऊंगा, ध्यान से सुनना। और ये सब सीखते सीखते तुम लोग को सीए बनने में बहुत आसानी होगा, सीए बनने के बाद भी आसानी होगा। एकदम कॉन्सेप्ट्स को रब कर ली। अच्छा सर, होल्डिंग कंपनी कब बनेगा और एक कंपनी सब्सिडियरी कब बनेगा? लेट्स से एक्स लिमिटेड होल्ड्स शेयर्स इन वाई लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड होल्ड्स शेयर्स इन जेड लिमिटेड। एक्स लिमिटेड होल्ड्स, देखो एक्स लिमिटेड होल्ड्स 60% शेयर्स इन वाई लिमिटेड, ध्यान देना, एंड वाई लिमिटेड होल्ड्स 30% shares in Z Limited and X also holds 40% in Z Limited. सर कॉम्प्लिकेशंस आप कर देते हो रिश्ता में, ह्यूमन माइंड है, ऐसा ही तो होता है रियल लाइफ में भी, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस। ओके नाउ ध्यान से सुनो, समझ में आएगा तब, कॉम्प्लिकेशन से ही समझ में आता है जिंदगी और कंपनीज। अब देखो X लिमिटेड डायरेक्ट होल्डिंग है Y का, इसको क्या बोलोगे? डायरेक्ट होल्डिंग Y का, एंड Y डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ X। Y which provision says you that holding company is a company which holds controlling stake. The word is controlling stake in the child. Controlling stake is given by 51% or above, जहाँ पे मेरा वोटिंग राइट्स प्रिवेल करेगा। 50 होने से भी मेरा वोटिंग राइट्स प्रिवेल नहीं करेगा, बिकॉज बाकी 50 अगर दूसरा बोलेगा तो वॉर्ड हो जाएगा, है ना। अब मेरा अगर 51% या अबव रहा तो मेरा से चलेगा, क्योंकि 51% मतलब मेजॉरिटी, क्लियर मेजॉरिटी, है ना। तो 60% है, मतलब X क्या है? होल्डिंग ऑफ Y, होल्डिंग ऑफ Y। अब मैं बता दूं Y Z का क्या है? Y Z का डायरेक्टली होल्डिंग नहीं है, क्योंकि Y तो 30% होल्ड करता है Z में। Z बोलेगा तू कौन है? 70% मेरा दूसरा बोल रहे तू। Y तो X का ही बच्चा है। अब X Y के साथ मिलके ही बोलेगा जो बोलेगा, तो दोनों मिला के 70 हो रहा है। X को अकेला और Y को अकेला तुम सब्सिडियरी नहीं बोल, होल्डिंग नहीं बोल पाओगे Z का, बट X is indirectly subsidiary of Z also. Why? Because of the fact directly या indirectly अगर तुम कंट्रोल कर पाओ उसका वोटिंग, indirectly X कंट्रोल करेगा, क्योंकि Y भी तो X का है और X तो खुद ही है, तो दोनों मिला के इनडायरेक्टली 70% इन्फ्लुएंस है किसका? X का Z के ऊपर। तो X इज ऑल्सो द होल्डिंग ऑफ Z, ठीक है। ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट, एंड द वर्ड इन द बुक एंड डेफिनेशन इन एक्ट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। ये इसका मतलब हो गया इनडायरेक्टली। Z वाला इनडायरेक्ट है, X वाला सॉरी Y वाला डायरेक्ट है, क्लियर है। और Y और Z का दोनों का स्टेटस हो गया सब्सिडियरी ऑफ X, इसको बोला जाता है को सब्सिडियरी, को सब्सिडियरी, दोनों का पेरेंट सेम है ना। अब इन दोनों में और एक रिश्ता भी, कोई भी कंपनी अगर दूसरा कंपनी का 1/5 वोटिंग राइट या अबव यानी कि 20% और अबव होल्ड करता है, तो वैसा कंपनी को एसोसिएट बोला जाता है। सिबलिंग Z Y को क्या बोलेगा? तू तो को सब्सिडियरी है भाई, हम लोग का पेरेंट एक है, मेरा इनडायरेक्टली तेरा डायरेक्टली, है ना। कौन है? X। और तू तेरा डायरेक्टली में you hold 30% shares in me, that means you are like a brother, associate. You can influence, you have significant influence in my board, but you do not have complete control. Are you getting me? Control is signified by which percent? 51. Significant influence is signified by which percent? 20. 1/5 voting right रहने से significant influence है, हर मैटर में वो अपना से रख सकता है और रखेगा ही, वेट कैरी करता है, क्लियर है। सो 51% और above, then you have control directly or indirectly, directly or indirectly, and then you are said to be holding, then you are said to be holding, and जिसको होल्ड कर रहे हो उसको बोला जाएगा सब्सिडियरी, क्लियर है दोस्त। और 20% यानी कि 1/5
और वोटिंग राइट्स अगर होल्ड करोगे तो क्या बोला जाएगा, एसोसिएट, एसोसिएट, ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर माय फ्रेंड्स, क्लियर है ना, ओके, आगे बढ़ते हैं। सर अभी बताइए कि इसमें सवाल कैसा आता है, ऐसा ही आता है, मैं जो डायग्रामेटिकली कोशिश किया समझाने का ऐसा ही है, एक्स वाई जेड, ये क्या है वो क्या है, और एक प्रोविजन में और एक चीज बोला गया है, लीगल प्रोविजन में बोला गया है, ये अगर नंबर 1 क्राइटेरिया है, दूसरा क्राइटेरिया से भी तुम होल्डिंग बन सकते हो, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, कंट्रोल्स द वोटिंग, पहला वाला वोटिंग हो गया, दूसरा वाला क्या बोल रहा है, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब अगर 15 डायरेक्टर्स में मेरा अगर 8 डायरेक्टर मेरा कंपनी का ही है तो मैं तो उसको कंट्रोल ही कर रहा हूं इनडायरेक्टली, है ना, सो कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, बट द वर्ड इज कंट्रोल, पहला है शेयर होल्डिंग कंट्रोल, दूसरा है बोर्ड कंट्रोल, दोनों में से कोई भी एक अगर दूसरा कंपनी में आपका है तो आप होल्डिंग हो, और दूसरा वाला आपका क्या है, ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, पूरा क्लियर है, ये हो गया होल्डिंग सब्सिडियरी, आज का पहला टॉपिक, ओके, अभी बुक से थोड़ा देखेंगे जाके कवरेज मिस ना हो, क्लियर है, ओके सर बुक में अभी वर्डिंग्स दिखाइए, ये कंफ्यूजिंग कर देता है बुक, नो वरीज, वी विल टेक केयर ऑफ द बुक, ये सब करा चुका हूँ, कॉर्पोरेट व्हील, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ओपीसी, एंड नाउ वी आर ऑन टू प्राइवेट लिमिटेड, देन होल्डिंग एंड सब्सिडियरी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। सर आप तो रिलेशनशिप बोले, मैं समझाने के लिए, बेसिकली कंट्रोल इज द वर्ड, मैं पढ़ाते वक्त बोला ना, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, क्या कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डिंग, कंट्रोल ऑफ बोर्ड, ठीक है, तो देखो एक बार पढ़ो, अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज, मतलब मेरा सैकड़ों होल्डिंग सैकड़ों सब्सिडियरी रह सकता है, अगर एक कंपनी में मैं 100% शेयर होल्ड करूं, 100%, मतलब पूरा मेरा ही कंपनी है, पूरा शेयर ही मेरा है, तो वो कंपनी मेरा क्या कहलाएगा, सब्सिडियरी या होल्डी ओन्ड सब्सिडियरी, होल्डी ओन्ड सब्सिडियरी, ठीक है, तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन कंपनी includes any body corporate, अच्छा last I explained to you the term body corporate also, right, body corporate is a wider term than company, all companies are body corporate, all body corporates are not company, body corporate का मतलब है एक ऐसा एंटिटी जिसका परपेचुअल सक्सेशन है, जो स्पेशल अपना खुद का एक्ट से बना है और जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, और ये तो कंपनी का भी है, एलएलपी का भी है, और अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स में एग्जांपल दिया था, सीए इंस्टीट्यूट या सीएमए इंस्टीट्यूट या सीएस इंस्टीट्यूट आर व्हाट, बॉडी कॉर्पोरेट्स, दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम दैट ऑफ देयर मेंबर्स, आई एम अ मेंबर ऑफ सीए इंस्टीट्यूट, all CAs are members of CA institute, but we are individuals and CA institute is अलग legal entity, I can sue upon it, it can sue upon me, ठीक है, and दूसरा it has perpetual succession, मैं रहूं ना रहूं इंस्टीट्यूट रह जाएगा, तीसरा it is created by its own statute या law, governing law, CA Act है, so CA institute is an example of a body corporate which is not company or LLP, got it, अब क्लियर हुआ दोस्त, जितना सोचोगे उतना बढ़ोगे, ओके, नाउ सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 सब्सिडियरी कंपनी का बात बोल रहे हैं कि सब्सिडियरी कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी इज दैट मींस अ कंपनी इन व्हिच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, मैं पॉइंट नंबर 2, और एक्सरसाइजेस कंट्रोल्स मोर देन बोला 1/2, मतलब मोर देन 50%, यानी कि 51% एंड अबव, क्लियर है, ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, तो एक वोटिंग पावर कैसे निर्णय होता है, शेयर होल्डिंग एंड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट देखो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, वोटिंग पावर ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ सब्सिडियरीज, यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लैंग्वेज कैसे सजाया गया है मैं दिखा दिया, बट चीज क्या है, चीज वही है मैं जो समझाया, बट देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप, व्हाई, बिकॉज स्टूडेंट्स को समझाया जाता है, फिर बुक का लैंग्वेज दिखाया नहीं जाता है, घर जाके अंधेरे में वो जब बुक खोल के बैठता है उसको लगता है सर तो ये सब बोला ही नहीं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू लिंक द लैंग्वेज टू सम स्टूडेंट्स, नॉट टू ऑल, जो लोग एक स्टेज में है जहाँ पे वो लोग खुद से बुक में समझ जाते हैं, उन लोग का बात अलग है, क्लियर है, बट ऑफ कोर्स सबको ही वही लेवल में पहुंचना है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, ओके, ऑलराइट, ये सब एग्जाम्पल्स तुम लोग खुद से देखना, एसोसिएट भी मैं समझा दिया, अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल
तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल खत्म किया, अभी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। आई टेल यू ऑल द टॉपिक्स, मैं एक एक करा के जो करा रहा हूँ, मैं पहला क्लास में भी बोला था, सारा एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, क्योंकि 30 मार्क्स का कहाँ से आएगा, पूरा एक्ट से ही आएगा, और ये एक्ट ही तो छोटा है, तो हर एक टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा सोचिए। कंपनीज एक्ट और कंसेप्चुअली भी आपको चाहिए होगा। ओके माय फ्रेंड्स, कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस का। कल मैं तुमको 200 करोड़ दे दूंगा, तुम्हारे पास आइडिया नहीं है, तुम क्या करोगे? आइडिया हो गया क्या करना है और कितना पैसा चाहिए, 500 करोड़ चाहिए बिजनेस के लिए ऑफ कोर्स, बट 10 करोड़ ही मिल रहे हैं, तभी तो लिमिटेड हो गया ना। बिजनेस प्लान है बायजूस बनाने का, बट पैसा है अभी बायजूस की तरह, दे हैव बिकम ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंट, सॉरी बट सैड, बट अभी बायजूस की तरह पैसा है और बनना है पिछला वाला बायजूस जो लियोनेल मेसी को पैसा दे रहा था। ओके, नाउ सोचो कैसे ये गैप फुलफिल होगा? मार्केट से, अकेला थोड़ी ना कोई फंड कर पाएगा। और ये मार्केट कहाँ पे है? शेयर बाजार, आईपीओ लाओ। बायजूस वाज स्लेटेड फॉर आईपीओ ओनली। आईपीओ ऐसे कोई कंपनी को नहीं मिलता है। आईपीओ लाने के लिए सेबी कौन है? आरबीआई का और एक भाई बहन जो भी। सेबी कौन है सर? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का ये सब इंपॉर्टेंट एजेंसीज है जिनका पहचान होना चाहिए। आरबीआई, सेबी सारा इशू ऑफ शेयर कैपिटल एंड कैपिटल मार्केट्स का रेगुलेटर है। फैन जैसे रेगुलेट करते हो, स्पीड कमा देता है, स्पीड बढ़ा देते हो, तो सेबी से रेगुलेशन होता है, मॉनिटरिंग होता है, विजिलेंस होता है, देखा जाता है कि कौन सा कंपनी चोरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे शेयर बाजार में किसका पैसा लगा हुआ है? बाजार का, पब्लिक का, हम लोगों का, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कोई शेयर बाजार नहीं भी कर रहे हो, तुम्हारा पैसा शेयर बाजार में खट रहा है। म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, बैंक्स, सारे का एक्सपोजर है, पीएफ का भी एक्सपोजर है, एफडीज का भी एक्सपोजर है, 0.1% होगा भी, तो मतलब ये सारा फंड्स जो इकट्ठा होता है इंडिया में, दुनिया भर में, ये सब का कुछ अंश शेयर इक्विटीज मार्केट में लगा हुआ है ही। क्लियर है? और ये इक्विटी बाजार से या डेट बाजार से अगर कोई कंपनी पैसा उठाना चाहता है, दैट इज एक्सेस टू देयर कैपिटल, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। कंपनीज कुड बी लिस्टेड या अनलिस्टेड, लिस्टेड या अनलिस्टेड। अब लिस्टिंग और अनलिस्टिंग का बात क्या है, थोड़ा बताइए सर, ज्ञान दीजिए। एकदम, लिस्टेड का मतलब हो गया इंडिया में 24 या 25 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज सुने हो? डलहौसी की तरफ जाना, सीएसी, उसके नीचे बहुत अच्छा दुकान है, चाय और मलाई टोस्ट मिलता है, खा पी के आ जाना बिल्डिंग देख के, और क्या करोगे। और कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज अभी नया भी हो रहा है, न्यू बिल्डिंग हो रहा है या हो रहा था, हो गया। तो Calcutta Stock Exchange is one of the oldest stock exchanges in the country, has to be, शहर का इतिहास तो है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, सब लोग सुने हो, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, सब लोग पक्का सुने हो। ये तो 3 है, मद्रास है, मैसूर है, बैंगलोर है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, गॉट इट। तो 24-25 स्टॉक एक्सचेंजेस है, और भी बढ़ने वाला है। और ये सारा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर तुम्हारा सिक्योरिटीज, तुम्हारा कंपनी का सिक्योरिटीज इज अ बिगर टर्म। सिक्योरिटीज में शेयर्स भी है, इक्विटी शेयर्स भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है, और डिवेंचर्स भी है, बॉन्ड्स भी है। बॉन्ड्स, डिवेंचर्स आर व्हाट? डेट इंस्ट्रूमेंट्स, एंड इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड आर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी मार्केट है ना। और ये सिक्योरिटीज तुम्हारा कंपनी का अगर तुम लिस्ट कराते हो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ, तो तुम लिस्टेड बन गए, तो ऐसा कंपनी को लिस्टेड कहोगे। और अनलिस्टेड क्या है? जो सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है। इट्स नॉट द कंपनीज हु आर लिस्टेड, व्हाट इज लिस्टेड? द सिक्योरिटीज। ये भी बहुत लोग को नहीं पता है। टेक्निकल ऐसे बोल तो देते हैं सब, टेक्निकल क्या लिस्टिंग कराओगे? द सिक्योरिटीज, गॉट इट। सर कौन सा कंपनी ये कर सकता है? पब्लिक। प्राइवेट लिमिटेड का तो रेस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिशंस है ना, है ना। प्राइवेट कंपनी सीमित है। अभी एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इंडिया में बहुत अपकमिंग सेक्टर है ये। इंडियन गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन एमएसएमईज। एमएसएमईज को बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि एमएसएमईज ही तो है हम लोग। ऐसे अगर देखो, हम लोग का व्यापार कौन सा सेक्टर का है? एमएसएमई, स्मॉल एंड मीडियम। अब स्मॉल एंड मीडियम टर्नओवर से, पेड अप शेयर कैपिटल से पता चलता है साइज एमएसएमई है या बड़ा है। एमएसएमईज का भी लिस्टिंग अभी चल रहा है इंडिया में, ये रिसेंट अपडेट है। एसएमई आईपीओ बोल रहा है, एसएमई आईपीओ, सब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आईपीओ लाएगा। तो ये सब तय करने के लिए, ये सब काबिल होने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको कंपनी को
बहुत अच्छे से सजाना पड़ेगा, क्योंकि सेबी देख रहे हैं, सेबी लिस्ट दे देगा, ये चाहिए, वो चाहिए, ऑडिटेड चाहिए, स्पेशल ऑडिट चाहिए, इन्वेस्टिगेशन चाहिए, ये फुलफिल करो, ये फॉर्म भरो, ये क्राइटेरिया सबमिट करो, तब जाके तुमको आईपीओ लाने देंगे। तुम कौन हो, चोर कहीं का, मन में बोलते हैं सेबी। ठीक है, ये सब दिखाओ, फिर मैं बोलूंगा तुम अच्छा हो, तुमको आईपीओ दूंगा, लाइसेंस दूंगा, गॉट इट, लिस्टिंग करवाऊंगा। तो इसीलिए हर कंपनी को बहुत कुछ डिलीजेंस करना पड़ता है, और कुछ कुछ कंपनी आईपीओ के पहले ये डिलीजेंस करते वक्त पर्दाफाश हो जाता है, नॉन कंप्लायंस, फाइन्स, पेनल्टीज, ये सब सामने आ जाता है, कुछ किया ही नहीं, गॉट इट। तो ये है फंडा। ओके सर, ये तो पूरा एवरीथिंग ऑफ एवरीथिंग आप बता ही दिए। हाँ, यही है लिस्टेड एंड अनलिस्टेड companies. So securities of companies which are listed, securities of public companies which are listed, with one or more, with whom, with one or more of recognized stock exchanges. 24 में से तुम 3 recognized stock exchange में भी साथ साथ लिस्ट करा सकते हो। ITC is registered with listed with, its securities are listed with Calcutta, of course, because it's formed in Calcutta, Bombay also, national also. So you could be, your securities could be listed in 24 stock exchanges. Cost लगेगा, तुम जितना बड़ा कंपनी होगा तुम हर जगह में लिस्टेड हो, ट्रेड करो दोस्त, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर ट्रेड कर सकता है। गॉट इट, दिस फॉर एक्सेस, गॉट इट, ओके, क्लियर हो रहा है, बहुत नॉलेज मिल रहा है, ओके, मिलेगा। अभी चलो आते हैं थोड़ा किताब में, किताबी दुनिया में कैसे सजाए हुए देखो। As per definition given in section 252 of Companies Act, it is a company which has any of its securities, लैंग्वेज तो टेक्निकल सही होना ही पड़ेगा, सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है, ओके, एग्जांपल देख लेना। अदर कंपनीज में इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट एंड फॉरेन, गवर्नमेंट एंड फॉरेन, अभी मैं समझाऊंगा गवर्नमेंट एंड फॉरेन, एंड उसके बाद सेक्शन 8, वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट कंपनीज, फोकस करो प्लीज, मेरा बात सुनते जाओ, सारा चीज कवर होगा, डोंट वरी, ओके, ध्यान देना। गवर्नमेंट एंड फॉरेन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज विच इज सेक्शन 8 कंपनीज, ये 3 कराएंगे तो टाइप्स ऑफ कंपनीज और एक महान टॉपिक खत्म होगा, और उसके बाद बाकी हम लोग शुरू करेंगे। ओके, गवर्नमेंट कंपनीज क्या है? पहला चीज, गवर्नमेंट कंपनी एक, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता था, इको में पढ़ते हो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर, और कंपनी अकाउंट्स में पढ़ते हो प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड, बहुत लोग सोचते लेते हैं पब्लिक सेक्टर और पब्लिक लिमिटेड एक है, उन लोगों को मैं बोलता हूँ हुर, मतलब एकदम एक नहीं है, ठीक है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गया जिसका शेयर्स गवर्नमेंट भी होल्ड कर सकते हैं, पब्लिक भी होल्ड कर सकते हैं, कोई भी होल्ड कर सकते हैं, वो उसको तो पैसे से मतलब है, बोलेगा गवर्नमेंट लगाना है पैसा लगाओ, प्राइवेट लगाना है पैसा लगाओ, जो पब्लिक को शेयर इशू कर सकता है। क्लियर है? पब्लिक सेक्टर हो गया जो गवर्नमेंट का सेक्टर है, इको में जो करते हो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, है ना। तो वैसा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी, और उसका क्राइटेरिया क्या है? वो भी कंपनी है, कंपनीज एक्ट के जैसा ही तैयार हुआ है, बट उसका शेयर होल्डर होगा ईदर सीजी, सीजी कौन? कैपिटल गेन या सेंट्रल गवर्नमेंट, और एसजी, एसजी कौन? स्टेट गवर्नमेंट, और कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या है? स्टेट और सेंट्रल मिला के। इफ होल्ड्स ग्रेटर देन 50%, then such a company is a government company। मतलब कोई भी पीएसयू का शेयर होल्डिंग देखना, स्टेट गवर्नमेंट होली ओन कर रहे हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होली ओन कर रहे हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट 51% ले रहे हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट 51% ले रहे हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट 20%, बिहार गवर्नमेंट 20%, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 20%, यानी कि तीनों मिला के कितना हो गया? 60, और ये क्या कंपनी हो गया? गवर्नमेंट। समझ में आया? बट ऐसा कंपनी थियोरेटिकली बहुत डेंजरस है ना, बिहार, बंगाल, सेंट्रल, माय गॉड, ठीक है। पॉलिटिक्स में मत जाओ, अभी खाली सुनते रहो, ठीक है। तो सीजी, एसजी एंड कॉम्बो, कॉम्बो का मतलब सीजी प्लस एसजी प्लस एसजी, और सीजी प्लस एसजी, एनीथिंग, और एसजी प्लस एसजी, है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन करो, खुद ही करो। क्लियर है कि नहीं? कोई भी एन एसजी मतलब एनी एसजी, इट कुड बी प्लस प्लस प्लस। कितना स्टेट्स है इंडिया में? क्लियर है? मिला के 50% से ऊपर शेयर होल्डिंग होना चाहिए। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? चलो गवर्नमेंट कंपनी में आते हैं। सर गवर्नमेंट कंपनी
क्या यही मेन है? हाँ यही मेन है। ये जो पैटर्न जिसको समझ में आ गया वो गवर्नमेंट कंपनी समझ में ले लिया। गवर्नमेंट कंपनी, एक बार टॉपिक में आओ। देखो, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 हाईलाइट करके रखना बुक से जब हार्ड कॉपी में पढ़ोगे। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी और एसजी और सीजी by any state, any SG or CG, or partly by CG and partly by one or more of SG. Clear है? And the section, ये last चीज, ये मैं बताया नहीं अभी तक. The section includes a company which is subsidiary of a company of such a government company. मतलब subsidiary of a government company is also a government company. देखना नहीं पड़ेगा कि वो एक्चुअली उसका कंपोजिशन में कोई गवर्नमेंट एक्चुअली है कि नहीं. यानी कि मैं इसलिए ये बताया नहीं क्योंकि ये इक्वेशन में और ऐड करूंगा कॉम्बो में, और एक चीज होगा, इफ यू आर अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, और सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो अ गवर्नमेंट. क्लियर है? मतलब एक्स लिमिटेड में गवर्नमेंट होल्ड करता है या गवर्नमेंट कंपनी होल्ड करता है 60%, तो एक्स लिमिटेड क्या बन जाएगा? गॉट इट? एंड गवर्नमेंट कंपनी में एसजी होल्ड करता है 10 और सीजी होल्ड करता है 41, तो ये गवर्नमेंट कंपनी है. क्लियर है? और ये गवर्नमेंट कंपनी 60% होल्ड करता है एक्स लिमिटेड में, तो एक्स लिमिटेड इज आल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी बिकॉज सब्सिडियरी ऑफ अ जीसी इज आल्सो अ जीसी. दिमाग को टाइट रखो, सारा नर्व्स को कनेक्टेड रखो. ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? तो लिख के रखो बड़ा बड़ा करके, सब्सिडियरी ऑफ जीसी इज आल्सो अ जीसी. ऑलराइट, नाउ सर अभी इसके बाद कौन सा कंपनी आप कराएंगे देखते हैं. सर ये क्या है? फॉरेन कंपनी. ये सब बहुत रेलेवेंट है समझने के लिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट. फॉरेन कंपनी क्या है? कोई भी कंपनी जो इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहे, बाहर से कंट्रोल हो रहे. कोई भी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, रादर बाहर रजिस्टर्ड है. एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड नॉट अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट बट बाय एनी फॉरेन कंपनीज एक्ट. है ना? सपोज करो सिंगापुर में कोई कंपनी मैं फॉर्म किया, सिंगापुर में कोई कंपनी फॉर्म किया, इजी है, ऑनलाइन तुम कर लोगे, पैसा देके ऑफ कोर्स. सिंगापुर का एंटिटी है मेरा इंडियन कंपनीज एक्ट का कोई कंप्लायंस भी नहीं है. सिंगापुर में रजिस्टर्ड ऑफिस है, सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, बट मैं इंडिया में ऑपरेशंस करना चाहता हूँ, कर पाऊंगा? हाँ. माई कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया but has activities in India and a place of business in India, has a place of POB, place of business in India, whether physical or online, whether physical or place of business क्या physical या online, online इतना कंपनीज है, is a foreign company. So Indian government बोल दिया बहुत सिंपल भाई. Indian government कैसे बोला? कंपनीज एक्ट के जरिए डिफाइन कर दिया, बोला कि कोई भी एंटिटी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुआ, कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट डज बिजनेस इन इंडिया एंड हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. व्हाट इज मेंट बाय प्लेस ऑफ बिजनेस? नॉट ओनली अ फिजिकल स्पेस बट अ डोमेन आल्सो. प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब डोमेन एंड रियल प्लेस बोथ. तो सच अ कंपनी विल बी फॉरेन कंपनी. कोका कोला, सर कोका कोला तो इंडिया में रजिस्टर्ड है. हाँ, बट इंडिया में रजिस्टर्ड वो लोग शेयर बाजार में नहीं है, वो लोग प्राइवेट लिमिटेड है. देखना, कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसका तो शेयर बाजार नैस्डैक में है. एक्चुअली यूएस कंपनी है, अटलांटा जॉर्जिया में हेड ऑफिस है, यूएस का एक स्टेट में, और वहाँ से कंट्रोलर है ग्लोबल ऑपरेशंस. ऑफ कोर्स हर देश में अपना अपना एंटिटी खोल के रखा है. तो कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मस्ट बी अ wholly owned subsidiary of the parent Coke, COKE. है ना? तो ये है फंडा, ये है फंडा ऑफ फॉरेन कंपनी. बट कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या फॉरेन कंपनी है? नहीं. तो इंडिया में रजिस्टर्ड है. कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इज फॉरेन कंपनी. गॉट इट? गॉट इट दोस्त? तो एक बार देखो डेफिनेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बिकॉज ये दो एक्ट में सेम चीज है. दूसरा एक्ट क्या है? एलएलपी, Foreign LLP, the same meaning. LLP Act and Companies Act are almost identical. Just that LLP Act है Companies Act का जितना पोर्शन है उतना साइज का, पूरा एक्ट ही है.
जितना पोर्शन यहाँ पे इस लेवल में है कंपनीज एक्ट का एट फाउंडेशन एलएलपी एक्ट, एंटायर एलएलपी एक्ट इज दैट ओनली 81 सेक्शंस आर देयर एंड स्मॉल एक्ट बिकॉज एलएलपीज आर आल्सो वेरी स्मॉल और एलएलपी एक्ट इसी लेवल में खत्म हो जाएगा, इंटर और फाइनल में नहीं रहेगा। कंपनीज एक्ट इंटर में है, होना ही चाहिए। क्लियर है? इज इट क्लियर? पूरा सिलेबस के साथ, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ बुक्स कवर हो रहे हैं। ओके, आ जाओ एक बार देखो। गवर्नमेंट कंपनी तो समझ में आ गया, फॉरेन कंपनी देखो, सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 को हाईलाइट करो। ठीक है, इट मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, टर्म को ब्रॉडर कर दिया, कंपनी या बीसी बॉडी कॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हाईलाइट करो, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया, मैं अभी बोला ना रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया which whether by itself or through agent, physically or through electronic mode, and मैं क्या बोला, इंडिया में बिजनेस करता है, तो देखो and conducts any business activity in India। क्लियर है? क्लियर है? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है? ओके बच्चे, ओके। नाउ सेक्शन 8 कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा टॉपिक्स, कभी ना कभी कंपनीज एक्ट से पास पेपर में आया हुआ है, और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग का टर्म में भी आ सकता है, इसी में से आएगा, और कहाँ से आएगा, सिलेबस ही तो करा रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो अच्छे से ये टॉपिक्स करो बिकॉज ऑल टॉपिक्स इन कंपनीज एक्ट आर हॉट, नो टॉपिक इज कोल्ड बिकॉज पूरा एक्ट से ही छानबीन करने के देखो, पूरा एक्ट से सवाल उठाया हुआ है, कोई भी पोर्शन अनइम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकता हूँ, मतलब जो कवर करा रहा हूँ एटलीस्ट। इसके ऊपर एक बड़ा सा लेक्चर होगा, ध्यान से सुनो, गियर अप, एंड इससे जो जानकारी मिलेगा तुम लोग को बहुत नॉलेज मिलेगा, भर भर के नॉलेज मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। तुम लोग अकाउंट्स करते थे बचपन में, ABCD ऑफ अकाउंट्स बुक कीपिंग लेवल का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, receipts and payments account, make a income and expenditure account from receipts and payments, make a receipts and payments from income and expenditure, accounting for not for trading organization sent you, subscription received, earlier accrued, right, subscription received, due but not received, ये सब ट्रीटमेंट करके तुम लोग सब्सक्रिप्शन का फिगर ले आते थे और खुद को ऐसे शाबाशी देते थे। हाँ, वो दिन गया, तो बच्चों का है, कैलकुलेटर दे दो बच्चा भी कर देगा प्रैक्टिकली, है ना? ठीक है, PL को हम लोग बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश बुक को बोलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इतना ही तो है, और बैलेंस शीट में कैपिटल फंड लिख दो, टीचर लोग बोलते थे। ठीक है, तो वही है, अल्टीमेटली सेम है, बट मेन चीज क्या है जो वो लोग बहुत सिंपली बोलता था, वही मेन है, एनी एंटिटी whose primary objective is not to earn profits but to serve the society is a not for profit organization। so not for profit organizations इंडिया में 3 तरीके से खुल सकता है, 3 ways। एक है ट्रस्ट, दूसरा है सोसाइटी, और तीसरा है सेक्शन 8 कंपनी। दिस इज अंडर कंपनीज एक्ट जो अभी टॉपिक है, और ट्रस्ट इज अंडर ट्रस्ट एक्ट, और सोसाइटी इज सोसाइटीज एक्ट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इंडिया में कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट अगर बिजनेस करना चाहता है, नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी करना चाहता है, तो वो आया, तुमको पूछा है सीए स्टूडेंट गाइड मी, तुम बोलोगे क्या गाइडेंस चाहिए, तुमको बोलेगा मैं नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी चलाना चाहता हूं, तो कैसे चलाऊं, तुम बोलोगे 3 उपाय है, 3 उपाय है। एक ट्रस्ट खोल लीजिए, दूसरा सोसाइटी बना लीजिए, और तीसरा कंपनीज एक्ट के जरिए कंपनी खोल लीजिए, जिसको बोलेंगे सेक्शन 8 कंपनी। क्लियर है? क्लियर हुआ? ट्रस्ट यूजुअली कौन खोलता है, सोसाइटी यूजुअली कौन खोलता है, सेक्शन 8 कब खोलेगा, ये आइडिया भी होना चाहिए। और ये अलग से खोल के क्या फायदा है, और इनकम टैक्स का क्या फायदा है, वो भी थोड़ा बता दीजिए। इनकम टैक्स में जस्ट खोलने से नहीं होगा, इनकम टैक्स में खोलने के बाद अप्लाई करना पड़ेगा फॉर टैक्स एग्जेम्पशन अंडर 12A, सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। वो अभी सिलेबस में नहीं है, इंटर में है, फाइनल में है। ठीक है, तो इनकम टैक्स में बोला गया है कि अगर तुम 12A का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो तुम्हारा इनकम क्या होगा, एग्जेम्प्ट। सर आपका कोई क्लाइंट है जो ऐसा नॉट फॉर प्रॉफिट? बहुत सारा। दमदम में, क्लोजेस्ट टू योर प्लेस, दमदम में देयर इज अ क्लिनिक,
which is operating over 30 years. That's our client, my firm's client. ठीक है, that clinic is serving the people and actually मतलब authentically they are doing good work for over 30 years. They are charging 20 rupees or less for sugar and all these tests. It's a trust. We do the accounting, we do the auditing, we file their ITR, and we guide them on several matters including Darpan certification so that they can be qualified for CSR funds, donations, etc. यही काम रहेगा तुम लोगों का. Societies Act same, Section 8 company same. Sir, do you have any other not-for-profit fund as your client? Indian Navy. Sir, ये तो बहुत बड़ा नाम ले लिया. ये कैसे हो गया? Connection से, of course, and good work से and reputation से. So Indian Navy is also a client. They are public funds. इनकम टैक्स रिटर्न उन लोग को नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं. सर ये होता है? हाँ दिखा सकता हूँ, बट अभी नहीं दिखाऊंगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है. ठीक है, क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी. सो द पॉइंट इज एज बिग एज नेवी ऑल्सो, एज बिग एज एयरफोर्स ऑल्सो, अंधा कानून बोलते हैं ना, कानून नहीं देखेगा कौन क्या है, कानून नोटिस भेजेगा, है ना. और इसीलिए इनकम टैक्स नोटिस भेजेगा तो थोड़ी ना दे आर टैक्स प्रोफेशनल्स, दे आर तो नेवी. दे विल से प्लीज सीए सर हेल्प, and we have to help, we have to interpret law and tell them, guide them कि आप एग्जाम तो होना चाहिए, बट आप एग्जामेशन के लिए अप्लाई नहीं किए, तो उसके पास एप्लीकेशन नहीं पहुंचा, तो आप भी नॉर्मल मेरा जैसे ही हो उसके लिए, है ना. आपको क्यों एग्जाम करेंगे? तो कोई भी ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, सेक्शन 8 हो, ये होने से इनकम टैक्स एग्जामेशन नहीं मिलता है. इनकम टैक्स के साथ रजिस्ट्रेशन करा के एग्जामेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, टैक्स फाइल करना पड़ेगा, तब जाके वो बोलेगा हाँ ठीक है तेरा एग्जाम है ना. टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं किया, आप बैठे हो, ऑफकोर्स आप बैठे नहीं हो, INS विक्रांत पे हो, बट ठीक है आपको करना पड़ेगा. वो मेरे को दे दीजिए, मैं कर लूँगा. क्लियर है? तो ये है फंडा, ये है फंडा. अच्छा सर, तो ये सेक्शन 8 कंपनी क्या है अभी बताइए. थोड़ा बहुत तो पता चल गया है इसका नेचर. ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है. 1956 में क्या ये था? हाँ, सेक्शन 25 कंपनी. कभी कभी सुनोगे तुम्हारा क्लाइंट का सेक्शन 25 कंपनी है, क्लाइंट बोल रहा है, एक्चुअली वो सेक्शन 8 कंपनी हो गया क्योंकि एक्ट अपग्रेड हो गया. गॉट इट? इसका फंडा क्या है? ये बोल रहे हैं BCCI, सुने हो? ऑफ कोर्स सर, क्रिकेट का नेशन है ये. BCCI, द रिचेस्ट स्पोर्टिंग बॉडी वन ऑफ द इन द वर्ल्ड, एंड BCCI का भी टैक्स क्या है? एग्जेप्ट. सर मजाक है सर, ये लोग तो अमीर है फिर भी टैक्स नहीं दे रहे. हाँ, क्योंकि बोला गया है स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, कोई भी पर्पस के लिए तुम सेक्शन 8 खोल सकते हो. सर रिलीजियन एंड कल्चर, मंदिर, तिरुपति, तिरुमला, जाओ ना, इनकम देखो, है ना. पर डे कैश कलेक्शन सोचो, डोनेशंस, रिसीट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तुम बना नहीं पाओगे. 4 ऑडिटर मिलके बना नहीं पाएगा, इतना खाता है ना. तो ये है सेक्शन 8 और सोसाइटी और ट्रस्ट, ये है फंडा. अच्छा सर, अब बताइए, गवर्नमेंट तो चाहता है ये सब एक्टिविटीज प्रमोट हो, तो ये सब एक्टिविटीज जेन्युइनली जो कर रहे हैं उस लोगों को इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है. एंड दिस इज द बेस्ट वे टू प्लान फॉर योर टैक्स. परपेचुअली टैक्स फ्री हो जाएगा. तो हाईएस्ट नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या हाईएस्ट नेटवर्थ फैमिलीज, दे ऑलवेज हैव अ टेम्पल ट्रस्ट. बिरला मंदिर हर शहर में है. क्या है? ट्रस्ट का नाम पे है. पैसा कहाँ से आया? खुद का इनकम प्लान करके दे दो, तो उसमें डोनेशन का टैक्स बेनिफिट भी हो गया, और वो जो पैसा ट्रस्ट में गया परपेचुअली टैक्स फ्री हो गया. समझ में आया टैक्स प्लान? सर टैक्स का क्लास क्यों ले लो? नहीं, चलो. सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी का जो मेन बुक में सिलेबस का पार्ट है वो है फॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्ट्स. तो देखो, टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, इसलिए BCCI बोला. एडुकेशन, मैं अगर यूनिवर्सिटी खोल लूँ तो यूनिवर्सिटी के लिए फंड्स अगर मैं डोनेशन मिला ट्रस्ट में, तो फिर बस टैक्स फ्री है. रजिस्टर कराना पड़ेगा ऑफ कोर्स. रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन एडेड बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड अभी. ओके, so such company intends to apply its profit in promoting the objects. very important. तुम कंपनी हो स्पोर्ट्स के लिए, पैसा लगा रहे हो जुए में, स्पोर्ट्स है ये भी, ठीक है, तो नहीं होगा. सर BCCI
पता नहीं, तुम लोग बोलो। प्रोमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट एंड प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के रखो। प्रोहिबिट्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि सवाल आया है ऐसा, प्रोहिबिट्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। क्लियर है? क्लियर है, मतलब मेंबर लोग पैसा वापस निकाल नहीं पाएगा। सेक्शन 8 कंपनी खोल लोगे तो पैसा ऐसे नहीं निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे, वो सब के लिए ऑफलाइन मीटिंग बुक करो, ठीक है? ओके, ऑलराइट, ठीक है, वही सोच तरकीब से लोग को बनाना पड़ता है। ओके, एडिट, ओके। एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज आर फिक्की, एसोचेम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब, CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CII। ये सारा एसोसिएशंस जो है, सुनते हो कोई भैया या पापा या चाचा बोलता है मैं फिक्की का चेयरमैन हूँ, मैं CII का मेंबर हूँ, वही सब टू प्रोमोट व्हाट, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, ये सब एसोसिएशंस है। ओके, पावर ऑफ CG टू इशू द लाइसेंस, मैं बता दूं, सेक्शन 8 कंपनी पहले फॉर्म जब होता है तब इनकॉर्पोरेट होता है नॉर्मल कंपनी जैसा ही। इनकॉर्पोरेशन के बाद दे आर इशूड द लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 बाय whom? CG। CG बोले तो CG कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन? MCA। कौन सा मिनिस्ट्री देखते हैं? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी रीजनल डायरेक्टर्स है, 7 रीजनल डायरेक्टर्स, एंड 7 रीजनल डायरेक्टर्स के अंदर कौन है? ROCs। ROC कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, और ROC देखता है, ROC देता है। तो देखो, सेक्शन 8 कंपनी अलाउज सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन as company with limited liability without adding the word limited or private limited, very important। section 8 कंपनी का नाम पे कभी limited और private limited नहीं लिखा रहेगा, तभी तो वो अलग है, है ना? तो नॉमेनक्लेचर क्या, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड होगा? नहीं, मतलब पहले इनकॉर्पोरेशन के बाद प्राइवेट लिमिटेड रह सकता है या लिमिटेड रह सकता है। इनकॉर्पोरेशन के कुछ दिन बाद जब ग्रांट हो जाएगा लाइसेंस, तब ये वर्ड्स हटा देना है और नया सर्टिफिकेट ऑफ incorporation issue कर दिया जाएगा with new name। The register shall on application register such person as a company under this section। On registration, the company shall enjoy the same privileges and obligations of a limited company। Revocation of license मतलब कैंसिल कब कर देगा? बोलो, सेक्शन 8 कंपनी मेंबर्स को डिविडेंड दे दिया, लाइसेंस रहेगा या चला जाएगा? वही सवाल आया था। एनी वायलेशन ऑफ एनी पॉइंट, CG बोलेगा बास कर दूंगा तुम्हारा, सेक्शन 8 हट गया। क्लियर है? तब वापस क्या होगा? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा। गॉट इट? ऑर्डर ऑफ द CG ऑर्डर देगा, पेनल्टी देगा, खुद से देखना, ज्यादा कुछ नहीं है। पेनल्टी का अमाउंट बहुत ज्यादा है, मिनिमम 25,000 और अप टू 25 लाख, हाईलाइट कर लेना पेनल्टी का अमाउंट, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? तो देखो की पॉइंट्स, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। It is formed to promote commerce, arts, science, religion, charity, protection of environment। इसको अगर कोई याद रख पाए और आंसर पे लिख पाए तभी कीवर्ड्स है ये। CAS, मैं बोलता हूँ CAS, CAS, कॉमर्स, आर्ट, साइंस। 3 ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स इन क्लास 10, मतलब क्लास 11, 12, ठीक है? सो कॉमर्स, आर्ट, साइंस, और उसके बाद थैंक गॉड 4th स्ट्रीम इज नॉट देयर, रिलीजियन, चैरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ environment, which should be your religion, and sports। clear है? तो this is our section 8 company। requirement of minimum share capital does not apply, it does not apply to any company practically। minimum share capital could be as low as 5,000 also। formation of company जब करोगे practically दिखेगा, ये करा के बोल दो, ठीक है? uses its profit for promotion of objects, of course। does not declare dividends, of course। operates under special license from CG, section 8 license बोलते हैं हम लोग। operates and need not use the word limited, private limited, है ना? adopt names like club, chamber of commerce, etc, है ना? Saturday club सुनो, Saturday club, etc etc। कैलकाटा में बहुत सारा क्लब्स है। Saturday club is a section 8 company, one of my colleagues slide। okay, फिर देखो, on revocation CG may direct it to convert its status and change its name, PVT लिमिटेड या लिमिटेड, वाइंड अप कर सकता है। CG ऑर्डर में लिख सकता है कि समेट लो, तुम्हारा समय समाप्त, ठीक है?
या फिर एमलगमेट कर सकते हैं और एक कंपनी के साथ, बोल सकते हैं तुम जुड़ जाओ, तुम खुद से नहीं कर पाओगे और एक सेक्शन 8 कंपनी के साथ एमलगमेट कर लो, ठीक है। कैन कॉल जनरल मीटिंग बाय 14 डेज नोटिस। नॉर्मल कंपनीज का नोटिस का लेंथ होता है 21 डेज, सेक्शन 8 का 7 दिन छोटा 14 डेज, ठीक है। ये हाईलाइट कर लो, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है कि सेक्शन 8 कंपनी 14 डेज का नोटिस दिया इंस्टेड ऑफ 21 डेज, इज इट करेक्ट? तुम लिखोगे यस, ठीक है। नीड नॉट कंस्टिट्यूट नॉमिनेशन और रेम्युनरेशन कमिटी और शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी। ऑफ कोर्स ये डिफरेंसेस है नॉर्मल कंपनी के साथ। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट। क्यों मैं बता रहा हूँ, ये और एक सवाल का पास पेपर का सवाल है। लास्ट लाइन, पार्टनरशिप फर्म हमेशा होता है फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्ट। अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, हमेशा याद रखना। क्यों? पार्टनरशिप एक्ट जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, बट जिन लोग को याद है डेफिनेशन, उन लोग को याद रहेगा। डेफिनेशन में लिखा है पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स। तो टू शेयर द प्रॉफिट्स तो कैसे नॉट फॉर प्रॉफिट हो सकता है? गॉट इट? क्लियर है? फोकस क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो पार्टनरशिप फर्म खुद नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं हो सकता है, बट पार्टनरशिप फर्म क्या सेक्शन 8 का मेंबर बन सकता है? हाँ, तो वही लिखा है। कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो इसीलिए सवाल आ सकता है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज से ही वो लोग सवाल करते। अभी लास्ट चीज, डोरमेंट कंपनी, पीएफआई, और उसके बाद कंपनी खत्म, मतलब टाइप्स ऑफ कंपनी खत्म, हम लोग कुछ भी छोड़े नहीं। देखो डोरमेंट कंपनी, अभी बहुत लोग का इतना टाइप्स ऑफ कंपनी करके अंदर में नींद आ रहा है। किसको किसको नींद आ रहा है? ऑनेस्टली बताओ। नींद अगर आ रहा है तो तुम्हारा स्टेट अभी क्या है? डोरमेंट। डोरमेंट वोल्केनो पढ़ते थे ज्योग्राफी में या कहीं पे, ठीक है। डोरमेंट मतलब स्लीपिंग। पार्टनर्स में, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में डोरमेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर सेम चीज। डोरमेंट मतलब स्लीपिंग, सो रहा है। ड्राइव करते करते कभी मेरे को नींद आ जाता है, इतना दूर लेटता हूँ, ठीक है, तो वो क्या है? डोरमेंट। सर ऐसा मत कीजिए, नहीं कभी नहीं किया, कोई ऑफेंस नहीं किया, ठीक है। नींद आ जाता है बोला, सो नहीं गया, ठीक है। तो डोरमेंट का मतलब क्या हो गया? सोने वाला स्टेट। डोरमेंट कंपनी को इनएक्टिव भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सालों से अगर तुम्हारा कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, एसएटी नहीं हुआ, टेक्निकल शब्द एसएटी अगर नहीं हुआ, तो तुम क्या हो? इनएक्टिव या डोरमेंट। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 455 तुमको बोलता है इनएक्टिव। तो देखो 455 ब्रैकेट में लिखा है, वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि आईपी होल्ड करने के लिए जस्ट कंपनी फॉर्म की, या फिर एसेट होल्ड करने के लिए, एंड नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, एंड सालों साल कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, such a company is, or an inactive company may make an application to the registrar in such manner for obtaining the status of dormant company. Clear hai? Inactive company means a company which has not been carrying on any business or operation or has not made any significant accounting transaction in the last 2 financial years. Last 2 financial years को highlight करो, or has not filed any financial statements and annual returns during the last 2 financial years. ठीक है? Got it? Okay. Significant accounting transaction का मतलब क्या है? बोला means any transaction other than ये चार तो तुमको करना ही पड़ेगा कंपनी खोलने से ही। पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, पेमेंट ऑफ फीस टू रजिस्ट्रार, पेमेंट टू मेक एनी compliance of under this act, allotment of shares, payment for maintenance of its office, ये सारा पेमेंट तो ऐसे ही कोई भी कंपनी को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन अगर नहीं हुआ तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। क्लियर? लास्ट बट नॉट लीस्ट 2 और कंपनी बाकी है, तो कर लेते हैं, उसके बाद क्लास 2 समाप्त होगा। क्लास 3 5 मिनट ब्रेक के बाद चालू करेंगे, ठीक है। लास्ट 2 कंपनीज, लास्ट 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज, कोई किसी को इसके बारे में मालूम है तो बोल सकते हो। निधि कंपनीज, एनीवन? डिड आई डिस्कस एवर? नो, ठीक है, मैं कर दूंगा, अभी तो करूंगा। क्या है ये? एनी आइडिया व्हाटसोएवर? एनी आइडिया दोस्त? नो आइडिया? मैं
मेरा 5 दोस्त के साथ या 15 फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप खोला, होता ही है, और बोला कि भाई पैसे का ज़रूरत है, मेरे को नहीं, हम सब, और हम सबको पैसे का ज़रूरत है, और हम लोग मिल के क्या कर सकते हैं, 5-5 लाख या 1-1 लाख देके 15 लाख का एक फंड बना सकते हैं। और ये फंड में, सुन लो, ध्यान से फोकस करो, ये फंड में जो पैसा रहेगा, ये पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा? इस्तेमाल होगा भाई, मेरा जब रिक्वायरमेंट रहेगा तब बाकी 10 जन का, बाकी 14 जन का एक साथ रिक्वायरमेंट नहीं हो सकता है, 1-2 जन का एक साथ रिक्वायरमेंट हो सकता है, और रिक्वायरमेंट हो सकता है अप टू 5 लाख का। तो लेट्स से एट अ टाइम हम लोग सोच लिए 3 जन का ही रिक्वायरमेंट हो सकता है, फंड है 15 जन 25 जन, और भी बढ़ सकता है नंबर्स, बट एट अ टाइम तो रिक्वायरमेंट कुछ लोगों का ही होगा, सबका नहीं होगा पैसों का। तो ये फंड से उन लोग का रिक्वायरमेंट पूरा किया जाएगा। तो बाहर का, गांव का पैसा और बैंक पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, निधि फंड बना लिए। और ऐसा कंपनी टू प्रमोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेंबर्स टू फॉर टेम्पोररी फाइनेंशियल अकोमोडेशन इज नोन एज निधि कंपनी। और सेम चीज चिट फंड्स में होता है। अब याद आया, चिट फंड्स का डिस्कशन मैं किया था, इसीलिए बोला तुम लोग को डिस्कस किया था। चिट फंड्स कहां पे डिस्कस किया था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वेजरिंग में, याद है? तो चिट फंड्स में क्या होता था? चिट उठा के देखा जाएगा, जिसका नाम आया उसको पैसा दिया जाएगा, लॉटरी की तरह, एकदम मिनिमम रेट में। निधि फंड्स में मिनिमम रेट में दिया जाएगा, बट प्रोसीडियर फॉलो। क्लियर है? तो चिट फंड्स जैसा ही है, जैसा नहीं है। क्लियर है? तो एक बार आओ, निधि कंपनीज पढ़ो। मीनिंग ऑफ निधि कंपनी इन दिस सेक्शन, निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। नाम देखो, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स कंपनी विच अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, which the central government may by notification in official gazette declare to be nidhi, or as the case may be. Nidhi companies are created for cultivating the habit of thrift and saving among its members. है ना, जाके पैसा ज़्यादा ना खर्च हो और पैसा जमा के बैंकिंग जैसा, कैपिटल फॉर्मेशन जैसा सब मिल के, है ना, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज, फार्मर्स सोसाइटीज, वो सब निधि, माइक्रो फाइनेंस, ये सब उन लोग के लिए ज़्यादा बनाया जाए। क्लियर है? ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीएफआई पढ़ो, बोर्ड में नहीं जाएंगे। ये 5 चीज़ें पीएफआई है इंडिया में, 5 देखो, 1 2 3 4 5 एफ के अंदर लिखा हुआ है ना। ये 5 चीज इंडिया में पीएफआई का, पीएफआई बोल के रिगार्ड होता है। क्या क्या? एलआईसी, नंबर 1 के बगल में लिखो एलआईसी, नंबर 2 में लिखो आईडीएफसी, नंबर 3 में लिखो यूटीआई, और नंबर 4 में लिखो एनी नोटिफाइड इंस्टीट्यूट बाय सीजी, एंड नंबर 5 में, अच्छा नंबर 4 और 5 में क्या डिफरेंस है, पढ़ के कोई बता पाओगे? नंबर 4 एनी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन बाय सीजी बोला, और नंबर 5 में भी तो वही लिखा है, बट नंबर 5 में डिफरेंस है सीजी इन कंसल्टेशन विद, सो नोटिफाइड इंस्टीट्यूट नंबर 4 है नोटिफाइड बाय सीजी, नंबर 5 है नोटिफाइड बाय सीजी प्लस आरबीआई। तो बोलो पीएफआई कौन कौन है? ना देख के बोलो दोस्त। LIC, IDFC, UTI, notified by CG plus RBI. Once again, PFI कौन है? PFI हो गया LIC, IDFC, UTI, notified by CG plus RBI. मतलब in consultation with RBI. Clear है? Is it clear दोस्त? Types of companies पूरा clear हो रहा है? Okay. एक बार जल्दी से लास्ट बार आ जाओ और देखो क्या लिखा हुआ है कि 2 कंडीशन है। नोटिफाई कैसे, किस लिए करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट? 2 कंडीशन फुलफिल होने से, ठीक है। एक है ये सेंट्रल या स्टेट एक्ट से कंस्टिट्यूट या एस्टैब्लिश होना चाहिए ये पीएफआई। एलआईसी का अपना एक्ट है, आईडीएफसी का अपना एक्ट है, सोचो यूटीआई का अपना एक्ट है, तो सेंट्रल एक्ट से या स्टेट एक्ट से कंस्टिट्यूट हुआ, मतलब खुद का एक्ट। गॉट इट? एंड दूसरा, एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड और कंट्रोल्ड बाय सीजी और बाय एनी एसजी और पार्टली बाय सीजी और एसजी। यानी कि दूसरा कंडीशन क्या है? गवर्नमेंट कंपनी होना पड़ेगा।
नेचुरल। तो दो कंडीशन है पीएफआई होने का, एक गवर्नमेंट कंपनी होना पड़ेगा और दूसरा एस्टैब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड बाय इट्स ओन एक्ट होना चाहिए। दोनों में से एक कंडीशन होने से भी चलेगा। क्लियर है? So LIC will still be a public financial institution even after doing its IPO. LIC बिक जा रहा है, बिक जा रहा है मतलब गवर्नमेंट का स्टेक गवर्नमेंट डाइल्यूट कर, ठीक है? तो LIC क्या पीएफआई नहीं रहेगा? हाँ रहेगा, क्योंकि LIC इज एस्टैब्लिश्ड बाय इट्स ओन सेंट्रल एक्ट। क्लियर है? समझ में आ रहा है दोस्त? तो आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू विद क्लास।